आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी के 123 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 124 मुलाहिज़ा फरमाए। उसका ज़हन बेहोशी की अथाक गहराइयों में खाबीदा था। उसके सांसों की लड़ी यूं टूट टूट कर जुड़ रही थी कि उस तक पहुंचने में ज़रा भी ताख़ीर होती तो उसकी ज़िंदगी का साज हमेशा के लिए खामोश हो गया होता। चरमी तस्मों की बंशें मजबूत और पेचीदा थीं और सुल्तान शाह यक बयक नापसंदीदा कैदी से आई मैन के मंसूर नज़र के मनसब पर फाइज हो चुका था। लिहाजा एक बावर्दी शख्स ने फुर्ती के साथ अपनी जेब से शिकारी चाकू निकाल कर यके बाद दीगरे तस्मे काटने शुरू कर दिए। टांगों के आज़ाद होते ही उसके जिस्म ने ज़बरदस्त छुरछुरी सी ली। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया कि कहीं वो उसकी आखिरी सांस ना हो, लेकिन उसके सीने की धूकनी उसके बाद भी चलती रही और मैंने ये सोच कर इत्मीनान का सांस लिया कि शायद वो उसके लाशौर में दबी हुई अपने जिस्म को जुम्बुश देने की शदीद ख्वाहिश थी जिसने छुरछुरी का रूप धार लिया था। सबसे आखिर में उसके शानों के तस्मे काटे गए और आदमी ने उसके बेचान यख बस्ता वजूद को तीसरे कवि हैकल शख्स के कंधों पर ला दिया। इसे हरारत की जरूरत है, किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ काफ़ी हरारत मिल सके। मैंने किसी खास आदमी तो मुखातब हुए बगैर ऊंची आवाज़ में एक अमूमी हदायत जारी की। हर कैबन में हस्बे ख्वाहिश हरारत बढ़ाई जा सकती है सर। रिमरान ने अदब से कहा, मेरा मशवरा है कि हम इसे मौसिफ शैलून के कैबन में ले चलें। मेरे सामने उस मलून खूनी का नाम इतने एहतराम से न दो। मैं गैर इरादी तौर पर सुलग उठा। ऐसा ना हो कि उसकी मौत के बाद तुम मेरे कहर का निशाना बन जाओ। मेरी ऊंची आवाज़ पर सबके कदम रुक गए, चेहरों पर हिरास समेट आया। रिमरान की दुर्गत के बाद शायद वो मंजिल के बारे में मेरे फैसले के मुंतजिर थे। आईमैन के अताब से हर एक जरूरत से ज्यादा खौफसदा था। शायद उन्हें डर था कि मैं उनसे अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बतला जरूर चुकाऊंगा। शालून के कैबिन में चलो। मैंने अपनी खोपड़ी पर काबू पाते हुए हुक्म जारी किया। सबके कदम हरकत में आ गए, मगर एक शख्स बिजली की सुरात के साथ दौड़ा था। हम अकमल से रास्ता शालून के कैबिन में पहुंचे तो दौड़ लगाने वाला हमसे पहले वहां मौजूद था और दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाले आलात से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके नतीजे में कैबिन का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक बढ़ गया था। कभी हैकल शख्स ने आहिस्तगी के साथ सुल्तान शाह को वसी बिस्तर पर डाल दिया। वो सब मिलकर सुल्तान शाह के तलवों और हथेलियों पर अपनी हथेलियों से मालिश करके उसके जिस्म को तेजी से हरारत पहुंचाने की कोशिश करने लगे। रेबरा कैबिनेट से ब्रांडी की बोतल निकाल लाया। मुझे खामोशी के साथ गिलास में ब्रांडी उंडेलते देखता रहा। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब कशमकश जारी थी। सुल्तान शाह ने अपनी जिंदगी में कभी शराब की एक बूंद भी नहीं चखी थी, मगर अब उसके यकबस्ता बदन को हरारत की फौरी जरूरत थी, जिसके लिए ब्रांडी एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकती थी। रेबरा का अमल अपनी जगह दुरुस्त था, मगर सुल्तान शाह की अब तर हालत को देखते हुए मैं उसकी ज़िंदगी या मौत के बारे में बहुत ज़्यादा पुरयकीन नहीं था। अगर उसका आखिरी वक्त आ ही क्या था तो महज जिंदगी की झूठी उम्मीदें उसके मुंह में ब्रांडी अंडेल कर मुझे उसकी सारी ज़िंदगी का पिंदार तोड़ने का कोई हक हासिल नहीं था, क्योंकि हराम और हलाल के लिए मुकर्रर किए गए इल्हामी असूल उसने हमेशा अटल समझे थे। मैंने बढ़कर रेबरा के हाथ से ब्रांडी का गिलास ले लिया। उसे गुमान हुआ कि शायद मैं अपने हाथों से वो सियाल सुल्तान शाह के मैदे में अंडेलना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने वो गिलास अपने लबों से लगाकर पै दर पै घूंटों में यकलख्त खाली कर दिया तो उसके चेहरे पर हैरत फैल गई। मैंने हल्क से मैदे तक उतरती हुई तल्ख लकीर पर जरा सा मुंह बनाया, एक दो हिचकियाँ आई और फिर मैं सुल्तान शाह के बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उस वक्त तक कमरे का दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका था, लेकिन इमरान के हाथ में ब्रांडी की बोतल देखने के बाद से मुझे सुल्तान शाह का आखिरी वक्त करीब आने का यकीन हो चला था। उसे समंदर बुर्द करने का तसव्वुर मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। अगर मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित होता तो उसका बदन मुनासिब कब्र मिलने तक बर्फ घर में महफूज ही रह सकता था। मेरे दिल टूटने लगा और आंखों की गोशे नमनाक होने लगे। रेबरा के अलावा सब बाहर ठहरो, मैं तहकमाना लहजे में कहना चाहा, लेकिन मेरे जो आवाज़ बुलंद हुई वो भराई हुई थी। और क्यों ना होती, सुल्तान शाह मेरे बदतरीन लम्हों का साथी और मेरा जानिसार था, जिस पर मैं कहीं भी आंखें बंद करके एतमाद कर सकता था। वो मेरा भाई नहीं था, मगर मुझे भाई से ज़्यादा चाहता था। उसने अपने खलूस और बेलोस मोहब्बत से चुपके चुपके मेरी ज़िंदगी में अपना एक ऐसा मकाम बना लिया था जिसे ज़िंदगी भर कोई दूसरा पुर नहीं कर सकता था। वो सब चले गए और मैं बिस्तर पर सुल्तान शाह के करीब बैठ गया। उसे भर भर की अजीज से निजात मिल चुकी थी, मगर उसकी हालत बिगड़ती ही नजर आ रही थी। सांस बदस्तूर बेरब थे और हर बार सांस अंदर लेते उसका सारा बदन बिस्तर से ऊपर उठ जाता था, जो सांस खारिज करते हुए बेजान वजूद की तरह गिरता था। इसे बर्फ में किसने डाला था? मैंने अपनी चिल्लाई हुई आंखों से इमरान की तरफ देखते सवाल किया। मैं नहीं था सर। उसने गड़बड़ा कर मेरे पैर थाम लिए। ये काम ओलिनी का हो सकता है, क्योंकि उसने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया था। हो सकता है कि किसी और ने भी उसकी मदद की हो। मेरी आंखों में आंसुओं की चादर तवीज़ होगी और चिल्लाते हुए रंगारंग सितारों की सिवा सब कुछ गायब हो गया। जो होना था उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डाल सकती थी। सुल्तान शाह को बर्फ घर में कैद करवाने वाला शैलून खुद हरकत कल्ब बंद होने से मर गया था
और सुल्तान शाह अभी तक जिंदा था। उसकी जिंदगी के जितने सांस लिख दिए गए थे वो हर हाल में पूरे होने थे। उन्हें ना शैलून कम कर सकता था न मैं बढ़ा सकता था, मगर ओलेनी का नाम मेरे दिल पर नक्श हो गया था। शैलून की मौत के बाद अगर कोई मेरे इंतकाम का मुस्तहिक था तो वो ओलेनी ही था। वक्त की रफ्तार एक जगह थमी हुई महसूस हो रही थी। सर्द और कहर आलूद मौसम में गन बोट खुले समंदर के सीने पर किसी ऐसी मंजिल की जानिब सफर कर रही थी जिससे मैं यकसर बेखबर था, और ना ही उस वक्त मेरे दिल में कोई बात जानने की ख्वाहिश बाकी रह गई थी। बोट के उस पुरतइश कैबिन में सुल्तान शाह मेरी निगाहों के सामने नर्म और आराम से बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। उसका सांस बदस्तूर उखड़ उखड़ कर चल रहा था। नीले और सूते हुए होंठों पर जिंदगी की हरारत मादूम थी और उसके चेहरे पर बेहोशी से कबल बर्फ घर की अजियत के तमाम आसार यूं सख्त होकर रह गए थे जैसे वो जिंदा इंसान के बजाय बर्फानी मौत के किसी सदियों पुरानी शिकार की हनूद शुदा मम्मी हो, जिसके चेहरे के तासरात और नकुश वक्त के बेरहम हाथ भी आज तक न खुल सके हो। आंसू की चादर से झिलमिलाती हुई मेरी धुंधली आंखें अपने उस अजीज दोस्त और हम सफ़र के चेहरे पर मरकूज थी जो ज़रा देर पहले जिंदगी के पूरे जोश और जज्बे से सरशार था, मगर अब मौत उसकी दहलीज पर दस्तक दे रही थी। महनोशी मेरी एक बहुत बुरी आदत थी जिस पर मैंने कभी नाज नहीं किया था। जानता था कि मेरा वो शौक गुनाह कबीरा था, मगर मैं अपनी कमजोरी से मजबूर था। सामने होती तो उसे गुरेज मेरे बस से बाहर हो जाता था। यह जरूर था कि सुरूर की बात दीगर थी, लेकिन वो कभी मेरे सर पर चढ़ कर नहीं नाची थी। मुझे हमेशा अपनी सोच और अमाल व अफ़ाल पर पूरी तरह इख्तियार रहता था, लेकिन उन जज्बाती लम्हात में मैंने महज सुल्तान शाह के पिंदार को बचाने के लिए रेबरान से लेकर प्राणी का जो गिलास अपने मैदे में डेला था वो अपना रंग दिखाता महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे दिल पर छाई हुई रकत और मायूसी की लहर लम्हा ब लम्हा गहरी होती जा रही थी। ये मर गया तो मैं ओलेनी की जिंदगी को इबरत का ऐसा शाकार बना दूंगा कि उसे देखने वाले उसे मौत की दुआएं देने पर मजबूर हो जाया करेंगे। मैंने कई सानियों की खामोशी के बाद भराई हुई कहर आलूद आवाज़ में कहा, कोई तुम्हारा रास्ता रोकने की जुर्रात न कर सकेगा। रेबरान ने सहबी हुई आवाज़ में हकलाते हुए कहा, ओलेनी ने जो कुछ किया अपनी मर्जी से नहीं बल्कि शैलून के हुक्म पर किया था, मगर फिर भी वो सजावार है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे तो जिंदा कोहलू में टाल कर पिसवा देना चाहिए। मैं चौंक पड़ा। मैंने अपनी हथेली की पूंछ से अपनी आंखों में तैरते हुए आंसू साफ किए और गौर से रेबरान की तरफ देखा जो मेरे कदमों में सर झुकाए कालीन पर बैठा हुआ था। सिल्वराई देख लेने के बाद से वो मेरे मकाम और मर्तबे से खौफजदा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि शी में किसी भी आई मैन को अपने आदमियों के मुकद्दर के फैसले करने का पूरा इख्तियार हासिल होता है, मगर फिर भी वो बेज़मीर नहीं था। उसने मेरे अल्फाज की तायद करते हुए लफ्ज़ों की आड़ में बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे ये जता दिया था कि ओलेनी ने सुल्तान शाह पर वो सितम अपनी मर्जी से नहीं ढाया था। वो खुद शैलून के हुक्म का ताबे था और उसने वही कुछ किया जिसका उसे हुक्म दिया गया था। उसे इल्हाम नहीं हो सकता था कि जिस कैदी को वो बर्फ घर में ठूंसने जा रहा था वो कुछ देर बाद शी के एक आई मैन का मंसूर नज़र भी साबित हो सकता था। ओलेनी की किस्मत का फैसला करने के इख्तियार में तुम्हें दे दूँ तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? मैंने उसे सपाट लहजे में सवाल किया। मुझे जुबान खोलने से कबल बुखला कर सर ऊपर उठाया, मगर मुझे पूरी तवज्जो के साथ अपनी तरफ निगरान पाकर पहले से भी ज़्यादा बुखलाहट के साथ अपना सर झुका लिया। मुझ में यह ताब और मजाल नहीं है कि मैं तुम्हारी हमसरी का तसव्वुर भी कर सकूं। वो बदस्तूर सहमी हुई आवाज़ में बोला, तुम्हारी शनाख्त से कबल मैं भी ओलेनी की तरह शैलून के अहकामात का ताबे था। ये ओलेनी की बदनसीबी थी कि उसे तुम्हारे साथी पर बर्फानी तशद्दुद के लिए मुंतखब किया गया। वही हुक्म मुझे मिला होता तो शायद इस वक्त मुझे तुमसे भी हम कलाम होने की सादत भी न मिली होती। खुदा के लिए मेरा इम्तिहान न दो। ओलेनी का फैसला तुम खुद ही करोगे और अब उस गन बोर्ड पर सिर्फ वही होगा जो तुम चाहोगे। कोई उसके खिलाफ दम भी न मार सकेगा। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया रेबरान, मैंने तौसीफी लहजे में कहा। मुझसे अपनी भरपूर वफादारी के इजहार के साथ ही तुमने ओलेनी की भी काबिल तारीफ वकालत की है। मैं उसका चेहरा जर्द पड़ गया और आंखें खौफ से फैल गई। मैं हरगिज़ किसी की वकालत नहीं कर रहा। मुझे किसी की वकालत या सिफारिश का कोई इख्तियार नहीं है। अगर मेरी किसी बात से उस अमर का इजहार हुआ है तो मैं अपने किए पर नादिम हूँ और दिल की गहराइयों से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं मुख्तलिफ मिजाज का आदमी हूँ। मैं नरमी से कहा, तुम्हारा मकसद जो भी रहा हो, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि ओलेनी बेकसूर है। वो तंजीम के डिसिप्लिन का गुलाम है। उसने वही किया जिसका उसे हुक्म दिया गया। शैलून चाहता तो यही काम तुमसे भी ले सकता था, इसलिए ओलेनी को अपने किसी बड़े के हुक्म की तामील की सज़ा नहीं दी जा सकती। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, उसने ताबेदार लहजे में कहा। जो फैसला चाहो कर सकते हो, मुझे अपने हुक्म का गुलाम पाओगे। हम लोग अपनी अकल और जज्बात का सहारे लेने लगे तो शी का सख्त डिसिप्लिन चंद रोज़ ही में ख़त्म हो जाएगा। मैंने ओलेनी को माफ़ करने का फैसला कर लिया है। चंद सानियों के बोझल सकूत के बाद मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा अंधा इंतकाम सुल्तान शाह के सांसों की टूटती हुई लड़ी को कोई सहारा नहीं दे सकता। इस कैबन की हरारत से उसकी हालत बेहतर हो रही है। रेबरान ने बिस्तर की तरफ देखते हुए पुरुम्मीद लहजे में कहा, इसके सांसों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। उसके कहने पर मैंने गहरी नज़र से सुल्तान शाह की तरफ देखा
तो अंदाजा हुआ कि इमरान का कयास दुरुस्त था। सांसों के मद्दोजर के साथ उसके बदन पर तारी होने वाले कर्ब की कैफियत में खासी कमी हो चुकी थी और सांस अंदर लेते हुए सुल्तान शाह के बदन पर बस तनाव सा तारी हो रहा था। फिर अजलात ठेले पड़ते जा रहे थे। उसकी पुश्त मुसलसल बिस्तर ही से टिकी हुई थी। इसे ब्रांडी दे देते तो ये चलती समझ जाता। इमरान ने झिझकते हुए कहा, हम एक बहुत भयानक मुहिम पर है। मैंने मजहब का हवाला दरमियान में लाए बगैर पुरख्याल आवाज में कहा, शैलून तो फिर भी अपना था, दूसरे के हाथों हम इससे बुरी हालत से गुजर सकते हैं। मैंने देखना चाहता हूं कि ब्रांडी या किसी और सहारे के बगैर ये कितनी देर में संभल सकेगा। लाओ एक गिलास मुझे दे दो। इमरान के चेहरे पर तहैयो मेज बेबसी फैल गई और वो मेरे खाली किए हुए गिलास में दोबारा ब्रांडी अंडेलने में मसरूफ हो गया। शायद ये बात उसकी समझ में नहीं आ सकी थी कि एक तरफ तो मैं सुल्तान शाह की जिंदगी और सलामती की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद था और दूसरी तरफ उसको ब्रांडी पिलाने से गुरेज करते हुए खुद पीने पर तुला हुआ था। लेकिन मैं शी का एक मुक्तदिर आयमैन था जिसके किसी भी हुक्म या फैसले पर किसी को कोई सवाल करने का इख्तियार नहीं था। लिहाजा अपनी हैरानी के बावजूद वो लब कुशाई की जुर्रात न कर सका। वो ब्रांडी बहुत उम्दा थी। इस तरह के आलम में मैंने उसका पहला गिलास पानी की तरह खाली किया तो उसका असर महसूस किए बगैर न रह सका था। इसलिए उस मरतबा मैंने एहतियात बरकरार रखी थी। इमरान गिलास मेरे नज़दीक तबाई पर रखकर किसी पुश्ती गुलाम की तरह सीने पर हाथ बांधकर अदब से एक कोने में जा खड़ा हुआ था। वो पांचों कहाँ है? मैंने सिगरेट सुलगा कर गिलास से अपने लब तर करते हुए सवाल किया। राहदारी में तुम्हारे हुक्म के मुंतजिर हैं, मौजमाना आवाज़ में जवाब दिया। क्या वो अपनी अपनी जगहों पर वापस जाएं? पहले कैबिन से अपना अपना असलहा भी ले लें। इस गन बोर्ड का रेडियो ऑफिसर कौन है? तो लेनी ही है सर। उसकी आवाज़ में माजरत आमेज मायूसी उमड़। उसे बता दो कि मेरे अगले अहकामात तक गन बोर्ड से ना किसी रेडियाई पैगाम का जवाब दिया जाएगा, ना आज खुद किसी से राब्ता कायम करने की कोशिश की जाएगी। मैंने उसके लहजे का असर लिए बगैर बरजस्ता हुक्म दिया। इस सदात पर बहुत राजदाराना सख्ती के साथ अमल होगा। उसी के साथ मैं समंदर में गन बोर्ड की मौजूदा पोजीशन और मंजिल से उसका फासला भी जानना चाहूँगा। अपने सर को हल्का सा कम देते हुए फुर्ती के साथ कैबिन से बाहर चला गया। मैंने आखिरी हदायत के लिए सोच समझ कर जो मानी अल्फाज मुंतखब किए थे क्योंकि शी के खून अशाम हरकारों से निजात के लिए मैंने वीरा से मिली हुई सिल्वर आई तो कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर डाली थी। मगर उस वक्त गन बोर्ड पर सबसे ज़्यादा बाख्तियार होते हुए भी मैं सबसे ज़्यादा बेखबर था। सुल्तान शाह की हालत में बेहतरी के आसार महसूस करते ही ये ख्वाहिश मेरे ज़हन पर हावी हो गई थी कि गन बोर्ड की तयशुदा मंजिल मेरे इल्म में आए ताकि उसी के मुताबिक अपना आइंदा लाहे अमल तय कर सकूँ। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। उस दौरान में सुल्तान शाह की हालत उस हद तक संभल गई कि उसकी मौत का खौफ मेरे दिल से निकल गया। उसका तनफ्फुस रफ्ता रफ्ता एतदाल पर आ गया और होठों पर खून की सुर्खी उभरती महसूस होने लगी और पपोठों के नीचे वक्फे वक्फे से आंखों की पुतलियां भी मुतहर्रक नजर आने लगी। कमोबेश 20 मिनट तक मैं पूरी यकसोई और तवज्जो के साथ उस मुशाहिदे में मसरूफ रहा और फिर इमरान वापस आ गया। मंजिल का निसार अब तुम्हारी मर्जी पर है, उसने आते ही कहा था। वैसे गन बोट इस वक्त फ्रांस के मगरिब में साहिल से करीबन 150 मील दूर मगरिब ही में गहरे समंदर की तरफ सफर कर रही है। मेरी मर्जी का अंसर अब शामिल हुआ है। मैंने उसके चेहरे से उसकी नीयत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए पूछा, उससे पहले क्या प्रोग्राम था? कुछ भी नहीं। मेरे सख्त लहजे पर वो खाइफ होकर बोला। शैलून इस गन बोट का कमांडर था। उसी के हुक्म पर हम सब अपनी कमीनगाह से खुले समंदर में निकले थे। वापसी की समत का तयन उसी को करना था, लेकिन अब वो हम में नहीं रहा। कप्तान को भी नई सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। उसने गन बोट की रफ्तार बहुत धीमी कर ली है और अब तुम्हारे हुक्म का मुंतजिर है। अगर मैं गन बोट पर ना आया होता लेकिन शैलून मर गया होता तो क्या होता? मैंने कदर बरहमी इख्तियार कर ली थी। मैं कप्तान से हर इम्कान पर बात करके आया हूँ। उसने जल्दी से कहा। वो कहता है कि किसी मजबूरी की हालत में नाचार हमें अपने बेस स्टेशन लौटना पड़ता। वो आईमैन की हैसियत से मेरे भरम का एक कड़ा इम्तिहान था। उसकी अधूरी बातों से मुझे उलझन होने लगी। मैं अपनी तरफ से कम सवाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता था। लिहाजा मैंने फ़ौरन मुश्तिल होने की अदाकारी करने का फैसला कर लिया। मेरे लिए सब गैर अहम है। तुम्हारी यूनिट का तरीकाकार जहन्नुम में जाए। मैं तुम्हारी मुबहम इस्लाहात के बजाय जोग्राफियाई हवालों से जवाब सुनना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे सर। वो बुखलाकर रकू के अंदाज में झुकते हुए रोत देने वाली आवाज़ में बोला। यह गन बोट फ्रांस के इंतहाई शुमाली मगरबी कोने पर ब्रेस्ट नामी साहिली शहर के नवाब में दुश्वार गुजार खाड़ियों में लंगर अंदाज रहती है। वही हमारा बेस स्टेशन कहलाता है। इस वक्त हम ब्रेस्ट से कम अज कम 100-200 मील दूर निकले हुए हैं। शैलून की कमान में हमने वहीं से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। लेकिन हमारा कप्तान बहुत घाघ है। वो यूरोप की हर बंदरगाह से अच्छी तरह वाकिफ़ है। तुम जहाँ चाहो वो जा सकता है क्योंकि गन बोट पर राशन का वाफिर ज़खीरा मौजूद है जो 15 रोज़ के लिए काफ़ी होगा। इस मुद्दत में हम पूरा बहरा क्यानूस भी अबूर कर सकते हैं। ब्रेस्ट की खुफिया खाड़ियों में छुपे रहना और बात है। यूरोप की दूसरी बंदरगाहों में ये गन बोट फौरी तौर पर पकड़ ली जाएगी। मैं खुद कलामी के अंदाज में बोला। तफसीली जांच पड़ताल के बगैर कोई इसे गन बोट साबित नहीं कर सकता। चंद सानियों के सकूत के बाद इमरान ने धीमी आवाज़ में कहा, हमारी बोट ली हार्वे की बंदरगाह पर एक प्राइवेट स्याही बोट के तौर पर रजिस्टर्ड है
और हमारे पास मौजूद हथियारों के भी बाकायदा कानूनी कागजात हैं। गन और उसके बारूदी कोले खैर कानूनी है, मगर वाइनी कोल में इस तरह पोशीदा रहते हैं कि उनका कोई सुराग नहीं लगा सकता। फिर भी मैं पहले ब्रेस्ट पहुंचना चाहूंगा। मैंने नई सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लेकिन इस बारे में रेडियो पर किसी को कुछ भी ना बताया जाए। मैं अचानक वहां पहुंचूंगा। रेडियो राब्ते की ममानत की जा चुकी है। अगर कहीं से हमारे लिए पैगाम आया तो लीनी जवाबी राब्ते के बजाय बराह रास्त तुमसे रजू करेगा। जाओ और मेरी हदायत कप्तान तक पहुंचा दो। मेरे साथी के होश में आने तक तुम इसी कैबिन में मौजूद रहोगे। मैं एक दफा फिर बेहोश सुल्तान शाह के साथ उस कैबिन में अकेला रह गया। चाम बड़ा हुआ, दर्जा हरारत अब मुझे नागवार महसूस होने लगा था। सुल्तान शाह खतरे की हद से निकल चुका था, लिहाजा मैंने थर्मोस्टेट घुमाकर दर्जा हरारत में कमी का बंदोबस्त किया और अपने उस मंसूबे पर गौर करने लगा जो मेरे जहन में जन्म ले चुका था। गनबोट के हमले पर अपनी मजबूत गिरफ्त का अंदाजा लगाते ही मैंने उस छोटे से जंगी जहाज पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा अपना लिया था, जिसकी कलीद उसके बेस स्टेशन की तबाही में थी। ब्रेस्ट की नवाही खाड़ियों वाले जब तक जिंदा और महफूज थे गनबोट को फरामोश नहीं कर सकते थे, और जब कई दिन तक गनबोट वापस न लौटती या उसकी तरफ से कोई पैगाम न मिलता तो हंगामी बुनियादों पर हर तरफ उसकी तलाश की मुहिम का आगाज हो जाता। लेकिन एक बार उनको हलाक और उनके मवासलाती हालात को तबाह करने के बाद मैं निस्बतन ज़्यादा मुद्दत तक बेफिक्री के साथ गन बोर्ड को इस्तेमाल कर सकता था। इस बारे में मुझे अभी रेबरा से बहुत कुछ मालूम करना था और उसे काम भी लेना था। इन लोगों को शी और जहाज रान चिमिलाइड के ताल्लुक का इल्म नहीं था, मगर मैं उस बारे में पूरी तरह पुरयकीन था, क्योंकि हम दोनों के रोजाली पर सफ़र के बारे में इंग्लैंड में कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ा गया था जो शी की मदद करता। वीरा ने एक मुबहम प्रोग्राम के तहत हमें स्लाइड के हवाले किया और उसने हमें रोजाली पर पहुंचा दिया। वो दोनों ही ऐसे सख्त चांद और जिद्दी थे कि शी वाले किसी तरह उन तक रसाई हासिल भी कर ली थी तो उन्हें ज़िबा करने के बावजूद उनकी जुबानें नहीं खुलवा सकते थे। रोजाली पर गन बोर्ड के छापे से ये बात पाया सबूत को पहुंच गई थी कि रोजाली के कप्तान डेविड कार्टेल के कैबिन में लगी हुई चिमिलाइड की तस्वीर में पोशीदा ट्रांसमीटर के जरिए उस कैबिन में होने वाली हर बात कहीं सुनी जा रही थी, और उसी जरिए से रोजाली पर हमारे फरार का राज फाश हो गया था। मुझे रेबरा को किसी शुबे का मौका दिए बगैर उससे ज्यादा दरियाफ्त करना था कि शैलून को रोजाली की तबाही और उस पर मौजूद अफराद को कैद करने का हुक्म ऊपर से मिला था या उन लोगों को डेविड कार्टेल के कैबिन में होने वाली गुफ्तगू का भी इल्म था। चिमिलाइड की दोहरी जिंदगी के बायस ये इम्कान कम ही था कि उसकी तस्वीर वाले ट्रांसमीटर का ताल्लुक गन बोट या ब्रेस्ट के बेस स्टेशन के मवासलाती निज़ाम से रहा हो, मगर यह मालूम होना जरूरी था कि गन बोट किसके इमा पर उस तबाहकुन मुहिम पर रवाना हुई थी। अगर हालात इजाज़त देते तो ब्रेस्ट से दोबारा रवानगी से पहले शैलून को हदायत देने पर भी हाथ टाला जा सकता था, जो यकीनन शी का कोई आम करिंदा ना होता। रेबरा की वापसी से पहले सुल्तान शाह ने होले होले कराते हुए आंखें खोलती और मैं इसरारी अंदाज में अपनी जगह छोड़कर उठ गया। उसकी खुली आंखों में उस वक्त भी अजियत के आसार मौजूद थे और आंखों के ढेले यूं बेमानी अंदाज में गर्दिश कर रहे थे जैसे आंखें खुली होने के बावजूद उसे कुछ नजर ना आ रहा हो। खुदा, उसने दबी दबी चीख की सूरत में कराते हुए दोनों हथेलियों से अपनी कनपट्टियां भेजकर आंखें मूंद दी। ये मैं किस अजाब में पड़ गया। उसकी रुधी आवाज सुनते ही मैं उसके करीब पहुंच गया। क्या हुआ सुल्तान शाह, तुम अब बेहतर हो और मेरे करीब मौजूद हो। मैंने उसकी ठंडी पेशानी पर हाथ रखकर कहा। बदन में खांसी हरारत आ जाने के बावजूद उस वक्त तक उसका जिस्म बहुत ठंडा था। शुक्र है कि तुम्हारी सूरत नहीं देख सका, मगर आवाज़ तो सुन ली। तुम खैरियत से तो हो ना। उसकी आवाज़ में कर्ब और मायूसी के बावजूद खुशी की एक हल्की सी रमक पैदा होगी। मैंने जल्दी से कैबिन के बंद दरवाजे की तरफ देखा। रेबरा उस वक्त तक वापस नहीं आया था। मैंने धीमी आवाज़ में जल्दी से कहा, अब हम उनके कैद ही नहीं रहे। ये सब हमारी मर्जी के ताबे हैं। मुझे मजबूरन अपने खुफिया शनाख्त जाहिर करना पड़ी और अब मैं उनका आई मैन हूँ। मैंने दीदा नानिस्ता वो अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि कोई सुन ले तो मुझ पर शुबा न कर सके। मुबारक हो, तुम आई मैन बन गए, मगर मैं शायद अंधा हो गया हूँ। वो बिस्तर पर अपनी गर्दन झटकते हुए बोला। उसकी आंखें बददस्तूर बंद थी। डरो नहीं, आंखें खोलो। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम काफ़ी देर तक नुक्ता इंजमात से भी बहुत कम दर्जा हरारत पर रहे हो। उस सर्द शाख से तुम्हारे अजलात मुतासर हुए हैं। बिदाई ज़ाहिल नहीं हो सकती। मेरे लिए वो बड़े रूह फरसा और सबर आजमा लम्हात थे। मैं जुबान से उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन दिल ही दिल में उसकी हालत पर कुड़ रहा था और बेबस था, क्योंकि अमलन उसके लिए खुले समंदर में कुछ नहीं कर सकता था। धुन, तारीकी और रोशन धब्बे नाच रहे हैं, कुछ नजर नहीं आता। उसकी मायूसाना आवाज़ उभरी। मेरी हदायत पर वो बड़ी तेजी के साथ पलकें झपकाते हुए सर और आंखों को बेतबाना मुख्तलिफ समतों में घुमा रहा था। ठहरो। वो अचानक चीख पड़ा और नजरें एक जगह ठहरा ली। धुन छट रही है, कुछ कुछ वाजे होने लगा है। शायद तुम दुरुस्त कह रहे थे, मैं अंधा नहीं हुआ हूँ। मैं बिस्तर से उठकर उसके सराहने जा खड़ा हुआ। बसारत का ताल्लुक आंखों से था। उस वक्त सुल्तान शाह ने किसी अंधे की तरह यूं फिजा में हाथ चलाने शुरू कर दिए जैसे किसी नादीदा शय को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद उस पर कर्ब के साथ साथ उम्मीद अफसा इस्तराब भी तारी हो गया था और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हाथ पैर चलाकर अपनी बसारत की बहाली के अमल को तेज करने की गैर इरादी कोशिश कर रहा हो।
और फिर वो अचानक ही बिस्तर से उठ गया। उसके चेहरे पर गुजरी अजियत की अलामात नक्श थी, मगर आंखें वफूर जोश से चमक रही थी और वो मेरी ही तरफ देख रहा था। तेरा शुक्र है मेरे मालिक कि मैं देख सकता हूँ। उसके लबों से भराई हुई आवाज़ निकली और उसने बिस्तर से उतरकर फालियाना अंदाज में मुझसे लिपट जाना चाहा, लेकिन उसके कदमों ने उसके वजूद का बोझ सहारने से इनकार कर दिया। अगर मैं लपक कर उसे अपने बाजू को सहारा न देता तो यकीनन किसी माजूर की तरह कालीन पर ढेर हो गया होता। उसी वक्त रिमरान के होले से खनकारने की आवाज़ आई, जो उसने मुझे कैबिन में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए शायद ज़बरदस्ती पैदा की थी। ये जिंदा ज़रूर है मगर इसकी हालत काबिल रहम है। मैंने सुल्तान शाह को एहतियात से बिस्तर पर बिठाते हुए कहर बार लेजे में रिमरान से कहा, इसके अकड़े हुए रग पट्टे आहिस्ता आहिस्ता ही एतदाल पर आ सकेंगे। रिमरान ने मुस्तासफाना लहजे में कहा, कुव्वत बहाल होने के साथ ये बिस्तर पर लेटा हल्की हल्की वर्जिश करता रहे तो ये मुद्दत मुख्तसर भी हो सकती है। मुख्तसर तो बहुत कुछ हो सकता है, मैंने दांत पीसते हुए कहा, मगर मैं ओलिनी को माफ़ कर चुका हूँ और शैलून की खुशनसीब ही है कि उसे मौत अपनी आगोश में पनाह दे चुकी है। उसकी लाज कहाँ है? आखिरी सवाल मैंने चौंकते हुए किया क्योंकि अचानक ही मुझे एक बार फिर रोसाली के कप्तान डेविड कार्टर की अलमनाक मौत याद आ गई थी, जिसे शैलून ने बेदर्दी के साथ किसी मोजी चुपाए की तरह गोली मारकर झाग उड़ाते समंदर में फेंक दिया था। और ऐसा करते हुए उस सफाक की पेशानी तक शिकन आलूद नहीं हुई थी, उसी जगह और उसी हालत में पड़ी है जैसे तुमने छोड़ी थी। रिमरान ने आहिस्तगी के साथ कहा, तुम्हारी हदायत के बगैर कोई उसे हाथ भी न लगाएगा, उसकी लाश समंदर में फेंक दो। मैंने सर्द तहकमान लहजे में कहा, बदमाश रूह जब अजस्ते खाकी से परवाज कर जाती है तो लाश भारी हो जाती है और अपने साथ दूसरों को भी ले डूबती है। बेहतर होगा कि ऐसी बुरी खड़ी आने से पहले उसको समंदर में कर दिया जाए। गुस्से की रवानी में मैं वो हुक्म दे गया और रिमरान उस नए नादरशाही हुक्म की तामील के लिए कैबिन से उल्टे कदमों वापस भी चला गया। लेकिन अगले लम्हे मेरा दिल उस फैसले पर मुझे मुलामत करने लगा। मुर्दों की तस्लील करके इंतकाम देना किसी भी तरह मर्दानगी के शया निशान नहीं था। शैलून अगर संग दिल और बेहिस था तो मुझे ये ज़ेब नहीं देता था कि उसके मर जाने के बाद मैं भी उसकी तरह कमीनगी इख्तियार करूं। मगर तीर कमान से निकल चुका था। मैं उस वक्त शीख का एक ताकतवर आई मैन बनकर गनबोर्ड के अमले को कंट्रोल कर रहा था और सादर किए हुए फैसले को वापस लेना आई मैन के मनसब के मुनाफी महसूस होता था। लिहाजा मैंने उनके हालात को सिगरेट के धुएं में तहलील करते हुए सुल्तान शाह पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करने का फैसला कर लिया।